आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोचो अगर तुम्हारे ब्रेन के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता जो तुम्हें गाइड करता है कि ये क्या है, किस तरह काम करता है, इसे कैसे यूज किया जाए। ऐसा मैनुअल एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आज मैं आपके साथ ब्रेन के 12 रूल शेयर करने वाला हूँ। ये रूल जानकर आप अपने ब्रेन का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी, फोकस पावर और डेली परफॉर्मेंस अनलॉक करने का एक गोल्डन की है। सो लेट्स बिगिन। The number one is exercise. It is one of the best method to boost your brain power. हमें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी और मसल्स के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे अंडरवैल्यूड बेनिफिट एक्चुअली बॉडी को नहीं, ब्रेन को मिलता है। हमारा ब्रेन असल में मूवमेंट के लिए बना है। हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को रोज चलना, दौड़ना, चढ़ना और शिकार करना पड़ता था सर्वाइवल के लिए। एवरेज वो 10 से 12 मील डेली चलते थे। ऐसे ही माहौल में हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ था। यही वजह है अगर आप चाहते हो कि ब्रेन पीक परफॉर्मेंस दे तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो ब्रेन के अंदर एक पूरी केमिकल ऑर्केस्ट्रा चलती है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, जिससे मेंटल एनर्जी को फ्यूल मिलता है, फोकस ऑफ होता है, साथ ही ब्रेन फॉग भी हट जाता है। ब्रेन का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसे आप ब्रेन का फर्टिलाइजर मान सकते हैं। ये न्यूरॉन्स को ग्रो करता है, कनेक्शंस को मजबूत बनाता है और नए ब्रेन सेल्स डेवलप करता है। ये न्यूरोजेनेसिस मोस्टली हिप्पोकैम्पस में होते हैं, वही पार्ट जो मेमोरी और लर्निंग के लिए क्रूशियल है। एक सिंपल वॉक भी लिटरली आपके ब्रेन को यंग और ज्यादा मजबूत बनाता है। एक्सरसाइज ब्रेन की केमिस्ट्री को भी रीसेट करता है। डोपामाइन मोटिवेशन और फोकस देता है। सेरोटोनिन जो मूड को बैलेंस करता है। एंडोर्फिन जो स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है। साथ ही कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है और ज्यादा होने पर ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, वो रेगुलर मूवमेंट से कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज मात्र एक ऐसा टूल है जो आपको स्मार्टर बनाने के साथ साथ बर्न आउट और लॉन्ग टर्म ब्रेन डिक्लाइन से प्रोटेक्ट करता है। साइंस इस बात को क्लियर करता है। रिसर्च में देखा गया है कि एक्टिव एडल्ट्स का हिप्पोकैम्पस सेडेंटरी एडल्ट से ज्यादा होता है और उनकी मेमोरी भी बेटर होती है। एडल्ट लोग अगर वीक में 3 बार वॉक करें तो उनकी मेमोरी फंक्शन इंप्रूव हो जाती है और ब्रेन एजिंग स्लो हो जाती है। बच्चों में भी सेम पैटर्न है। अगर वो स्टडी से पहले थोड़ा मूवमेंट करे तो उनका फोकस और टेस्ट परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। हर एज ग्रुप के लिए एक ही मैसेज है, एक्टिव बॉडी इज इक्वल शॉपर ब्रेन। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने इस नेचुरल रूल को उल्टा कर दिया। हम घंटों तक डेस्क, क्लासरूम या स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं ब्रेन फुल स्पीड चले। हम मूवमेंट को एक एक्स्ट्रा चीज समझते हैं जिसे हमें लाइफ में ऐड करना है, लेकिन यह एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो ब्रेन के लिए 100% जरूरी है। इसके लिए आपको मैराथन रनर बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक से ब्रेन लाइट अप होता है। वॉकिंग मीटिंग और बेडरूम के मुकाबले में ज्यादा क्रिएटिविटी जनरेट करता है। एक छोटी सी जॉब एग्जाम से पहले स्कोर्स इंप्रूव कर सकता है। और एल्डरली लोग जो वीक में कुछ बार वॉक करते हैं उनका अल्जाइमर और डिमेंशिया रिस्क 40% तक कम हो जाता है। नंबर 2 इज सर्वाइवल। द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड। ब्रेन बेसिकली एक सर्वाइवल मशीन है। इसका मेन काम था हमें जंगल और वाइल्ड एनवायरनमेंट में जिंदा रखना। ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ आउटडोर, अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में। मतलब हमारा नेचर उसी हिसाब से बना, रनिंग, हंटिंग, एक्सप्लोरिंग और सोशल इंटरेक्शन के लिए। ऑथर कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स रोज 10 से 12 मील चलते थे फूड और सेफ्टी के लिए। मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि ब्रेन की ग्रोथ और अलर्टनेस से भी डायरेक्ट लिंक था। अगर हम ब्रेन के 3 लेयर्स एक्सप्लेन करें तो पहला है रेप्टिलियन ब्रेन, सबसे प्रिमिटिव, जो ब्रीदिंग, हार्ट रेट और सर्वाइवल रिफ्लेक्सिंग कंट्रोल करता है। उसका ममेलियन ब्रेन यानी कि इमोशनल ब्रेन, ये इमोशंस, मेमोरी और सोशल बॉन्ड्स को हैंडल करता है। तीसरा कॉर्टेक्स ब्रेन जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, प्लानिंग, सिंबॉलिक रीजनिंग, जैसे कि मतलब किसी चीज को दूसरी चीज के लिए इमेजिन करना, इस तरह का काम है इसका। ह्यूमन सर्वाइवल स्ट्रेंथ मसल्स या क्लोज नहीं था बल्कि सिंबॉलिक रीजनिंग और सोशल कोऑपरेशन था। हम एक दूसरे के थॉट समझने, फ्यूचर इमेजिन करने और ट्राइब्स के साथ कोलैबोरेट करने में एक्सपर्ट थे। सोशल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान सोशली अनसेफ फील करे, जैसे कि टीचर या बॉस के सामने अनकंफर्टेबल, तो उसकी लर्निंग और परफॉर्मेंस गिर जाती है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ ब्रेन के लिए बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ब्रेन को वैरायटी, मूवमेंट और सोशल बॉन्डिंग चाहिए, लेकिन आज 80-90% लोग सेडेंटरी और आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। मेन पॉइंट है हमारा ब्रेन एक जंगल सर्वाइवल में इवॉल्व हुआ था, नॉट फॉर सिटिंग इन बोरिंग क्लासरूम और ऑफिसेस। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ, लर्निंग और वर्क को मूवमेंट, सोशल कनेक्शन और क्यूरियोसिटी के साथ अलाइन करें तो ब्रेन बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। नंबर 3 वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का ब्रेन एक जैसा नहीं होता। जेनेटिक प्लस एक्सपीरियंस दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा ब्रेन कैसे वाइड है। लाइफ में सीखना, देखना, चलना, एक्सपीरियंस, ये सब मिलकर हमारे ब्रेन को फिजिकली चेंज करते हैं। दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने कनेक्शंस डाई ऑफ होते हैं। यह प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। कुछ वायरिंग बर्थ के वक्त ही होती है, जैसे ब्रीदिंग, बेसिक सेंसरी इनपुट्स, लेकिन बहुत सारी वायरिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट या एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ब्रेन के कुछ पार्ट्स ऐसे बने हैं जो एनवायरनमेंट
का इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे विजुअल इनपुट, लैंग्वेज, और अगर वो इनपुट ना मिले तो वो पार्ट सही से डेवलप नहीं होते। आल्सो हर रीजन ऑफ ब्रेन सेम स्पीड से डेवलप नहीं होता। जैसे किसी बच्चे का विजुअल कॉर्टेक्स जल्दी डेवलप होगा, लेकिन किसी का लैंग्वेज सेंटर थोड़ा लेट हो सकता है। इसीलिए लर्निंग और स्किल लोगों में अलग अलग टाइम पे आती है। इंटेलिजेंस के टाइप्स बहुत सारे हैं, सिर्फ किताब के नंबर्स या आईक्यू टेस्ट से नहीं माप सकते। कुछ लोग लॉजिकल मैथमेटिकल में अच्छे हैं, कुछ विजुअल स्पेशल, कुछ इंटरपर्सनल एटसेट्रा। और ब्रेन की वायरिंग इन स्ट्रेंथ वीकनेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर किसी का ब्रेन यूनिक है। तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारा सीखना, तुम्हारा एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर डिफाइन करते हैं तुम कैसे सोचते हो, कैसे याद रखते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। अगर किसी चीज में वीक फील करते हो या लर्निंग स्लो लगती है तो याद रखना शायद उस रीजन की वायरिंग अभी मैच्योर नहीं हुई। टाइम, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस से इंप्रूवमेंट होती है। हर किसी का ब्रेन अपनी वे में लर्न करता है। अपना स्टाइल फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, अटेंशन। वी कांट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। कुछ लोगों को लगता है कि हम मल्टीटास्कर है, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रेन मल्टीटास्किंग कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ब्रेन स्विच करता है एक टास्क से दूसरे टास्क पे। हर स्विच टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है और इससे एफिशिएंसी कम हो जाता है। ब्रेन की अटेंशन स्पैन भी लिमिटेड होती है। रिसर्च दिखाती है हम 10 मिनट से ज्यादा एक ही चीज पे कॉन्टिन्यूअसली फोकस नहीं कर पाते। इसके बाद अटेंशन स्लिप हो जाता है। इसलिए लेक्चर्स, मीटिंग्स या स्टडी सेक्शन 10 मिनट चंक सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अटेंशन काफी हद तक इमोशन से लिंक होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वो बोरिंग है, इररिलेवेंट है या इमोशनली कनेक्ट नहीं करता तो ब्रेन किसी तरह उसे इग्नोर करना चाहेगा। लेकिन अगर सरप्राइज, ह्यूमर या पर्सनल हो तो ब्रेन इंस्टेंटली इंगेज होता है। ऑथर कहते हैं मीनिंग बिफोर डिटेल्स देना चाहिए। मतलब अगर आप किसी चीज को इमोशनली या प्रैक्टिकली कनेक्ट कर दो तो डिटेल्स नेचुरली चिपक जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ड्रॉप फैक्ट दोगे तो ब्रेन उन्हें क्विकली फॉरगेट कर देगा। एक और पावरफुल चीज है थ्रेट और रिवॉर्ड सिस्टम। ब्रेन उन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है जो सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। डेंजर, थ्रेट या रिवॉर्ड, फूड, सक्सेस, प्रेज। इसलिए नोवेल्टी, क्यूरियोसिटी, चैलेंजेस ब्रेन को अलर्ट कर देते हैं। नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिपीट टू रिमेंबर। मान लो तुम एक क्लास में बैठे हो और टीचर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है, लेकिन तुम बीच में अपना फोन चेक करते हो। जब दोबारा सुनते हो तो कुछ मिसिंग लगता है। यही होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का सीन। जॉन कहते हैं यू कांट रिमेंबर व्हाट यू नेवर पेड अटेंशन टू। याद रखने का प्रोसेस तभी शुरू होता है जब तुम्हारा ध्यान वहाँ हो। अटेंशन मिलते ही इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ब्रेन की वर्किंग मेमोरी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ये एक छोटी सी मेंटल वर्क स्पेस होती है। इसमें ब्रेन टेम्पररी डाटा होल्ड करता है, लेकिन इसकी लिमिट बहुत कम है। साइंस कहता है एक वक्त में हम सिर्फ 7 से 9 आइटम ही याद रख सकते हैं, जैसे एक बार में सिर्फ कुछ डिजिट्स या वर्ड। अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और कुछ डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लगभग 20-30 मिनट तक ही। अगर तुम उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करते वो हवा में उड़ जाती है। जैसे कोई तुमसे अपना नाम बोलता है, हाय आई एम आशा। अगर तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, नाइस टू मीट यू आशा, तो कुछ सेकंड बाद भूल जाते हो। रिपीट करने से ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो। इसी प्रोसेस को जॉन कहते हैं रिपीट टू रिमेंबर। लेकिन रिपीटेशन का मतलब बस रूट लर्निंग नहीं है, बल्कि मीनिंग और कनेक्शंस बनाना भी है। ब्रेन अलग अलग रैंडम डाटा याद नहीं रखता, चंक्स में ग्रुप करता है। जैसे 1947200 अलग अलग डिजिट्स में याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे 9047 2001 बना दो तो इंस्टेंटली याद रहता है। चंकिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट और सेंस के साथ जोड़ना। जितना मीनिंग होगा उतनी देर तक मेमोरी टिकती है। इमोशन भी यहाँ एक पावरफुल रोल प्ले करते हैं। अगर कोई चीज तुम्हें फील करवाई जाए, जैसे सरप्राइज, लाफ्टर या दर्द, तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी देता है। इमोशन से मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और रिपीटेशन के साथ वो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज में चली जाती है। इसलिए हम इमोशनल मोमेंट्स, फर्स्ट लव, फेलियर या अचीवमेंट्स कभी नहीं भूलते। अब आते हैं और एक सीक्रेट पर, स्लीप और स्पेसिंग। जब हम सोते हैं तो ब्रेन दिन भर की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, डिसाइड करता है क्या याद रखना है और क्या डिलीट करना है। अगर आप एक ही दिन में बहुत सारा सिलेबस एक साथ पढ़ लेते हो, ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और रिटेंशन कम होती है। लेकिन अगर तुम स्पेस और रिपीटेशन यूज करो, थोड़ा थोड़ा हर दिन रिवाइज करो, तो इन्फॉर्मेशन डीप सेटल हो जाती है। यही साइंटिफिक वे है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का। जॉन कहते हैं टेल पीपल व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम देन टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। यानी पहले ओवरव्यू दो, फिर एक्सप्लेन करो, फिर रिपीट करके रिफोर्स करो, तभी ब्रेन उसे परमानेंट मेमोरी बनाता है। अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म मेमोरी एक फ्रेजाइल बीज है और रिपीटेशन उसकी फाउंडेशन। बिना रिपीटेशन के कोई भी नॉलेज लॉन्ग टर्म नहीं होती। मेमोरी का मंत्र सिंपल है, रिपीट, रिलेट और रेस्ट। रिपीट से ब्रेन रिफोर्स करता है, रिलेट से मीनिंग मिलता है और रेस्ट से कंसोलिडेशन होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक छोटी सी मेंटल नोटपैड है। अगर तुम रिपीट नहीं करोगे तो कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है, पर अगर तुम रिपीटेशन प्लस इमोशन प्लस मीनिंग प्लस स्लीप का कॉम्बो यूज करो तो वही टेम्पररी नोट एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाती है। नंबर 6,
ये पार्ट डायरेक्टली पार्ट 5 का कंटिन्यूएशन है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिमेंबर टू रिपीट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एक छोटी सी मेंटल स्पेस है जो कुछ देर तक की इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखती है, लेकिन अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं और मीनिंग देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ट्रैवल कर जाती है। और यही प्रोसेस इस पार्ट का मेन पॉइंट है, हाउ मेमोरीज बिकम परमानेंट। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नॉट ए थिंग, इट इज अ प्रोसेस। यानी मेमोरी एक बॉक्स नहीं है जहां डाटा स्टोर रहता है, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जो हर बार एक्सेस होने पर शेप चेंज करता है। जब भी हम कुछ याद करते हैं, ब्रेन उस मेमोरी को दोबारा रिक्रिएट करता है, जैसे एक फाइल खोल के थोड़ा एडिट करके फिर सेव करना। इसी वजह से यादें कभी पूरी एक्यूरेट नहीं होती, हर बार रिकॉल होने पर थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर लेयर से गुजरती है, पहले वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जाती है, फिर रिप्यूटेशन और इमोशन के जरिए हिप्पोकैम्पस तक पहुंचती है जो मेमोरी का मेन ट्रॉफी कंट्रोलर है। हिप्पोकैम्पस डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है और किसको डिस्कार्ड करना है। अगर तुम किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक बार पढ़ते हो, हिप्पोकैम्पस उसे टेम्पररी समझता है, लेकिन अगर तुम उसे बार बार रिव्यू करते हो, स्पेशली स्पेस्ड और इंटरवैल्यूज पे, ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे परमानेंट बना दो। फिर ये मेमोरी न्यूरल नेटवर्क के डीप लेयर्स में कंसोलिडेट हो जाती है और यही बनती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिपीटेशन प्लस टाइमिंग इक्वल्स टू रिटेंशन। जॉन कहते हैं सिंपल रिपीटेशन काम नहीं करता, टाइमिंग मैटर करता है। अगर तुम एक ही दिन 5 बार रिपीट करते हो तो रिटेंशन लो होती है, लेकिन अगर तुम स्पेस रिपीटेशन यूज करते हो, जैसे 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, तो मेमोरी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट होती है। यह प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस कहलाता है। इससे ब्रेन को टाइम मिलता है कंसोलिडेट करने का और हर रिविजिट के साथ न्यूरल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बिल्कुल जिम जैसा है, एक ही दिन 5 घंटे एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, रोज थोड़ा थोड़ा करने से मसल्स ग्रो होते हैं। मेमोरी भी इसी तरह काम करती है, हर वो चीज जो आप सीखना चाहते हो वो आप इसी तरह सीख सकते हो। इमोशन और मीनिंग मेमोरी का एंकर। इमोशन मेमोरी को एक स्टिकनेस देता है। अगर कोई चीज तुम्हें डीपली फील करवाती है, जैसे एम्बेरसमेंट, जॉय या पेड, तो हिप्पोकैम्पस उसे हाई प्रायोरिटी देता है। इसलिए इमोशनल एक्सपीरियंस हमेशा ज्यादा विविड और लास्टिंग होते हैं। स्कूल का बोरिंग लेक्चर याद नहीं, पर वो दिन याद है जब टीचर ने सबके सामने तुम्हें अप्रिशिएट और एम्बेरस किया था। क्योंकि वो इमोशनली चार्ज था। मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ आती है तो ब्रेन उसे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ लिंक कर देता है, और जितनी ज्यादा कनेक्शंस उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सो द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू रिमेंबर। स्लीप मेमोरी कंसोलिडेशन का साइलेंट हीरो है। जब हम सोते हैं ब्रेन एक्टिव रहता है, वो दिन भर की एक्सपीरियंस को रिव्यू करता है, न्यूरॉन्स फिर से फायर करता है जैसे ब्रेन प्रैक्टिस कर रहा हो। इसी दौरान शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर होती है। इसलिए अगर तुम नींद सैक्रिफाइस करते हो, लर्निंग और रिकॉल दोनों वीक हो जाते हैं। स्लीप इज द बेस्ट सिटी डिटेक्टिव नोबडी टॉक्स अबाउट। लर्निंग और टीचिंग के लिए गोल्डन प्रिंसिपल। अगर तुम किसी को सिखाना चाहते हो, उन्हें एक ही चीज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बार बार मिलना चाहिए, जैसे पहले ओवरव्यू, फिर एग्जांपल, फिर क्विज और रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये रिपीटेशन अलग फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेन बोर होता है। मेमोरी बोर्डम से मर जाती है, वैरायटी से ग्रो करती है। स्पीड का मतलब है स्मार्ट रिपीटेशन, नॉट मैकेनिकल वन। मेमोरी एक स्टैटिक फाइल नहीं है, ये एक लिविंग प्रोसेस है जो हर बार रिकॉल होने पर थोड़ा इवॉल्व करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक विजिटर है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक रेजिस्टेंट। पर रेजिस्टेंट तभी बनता है जब आप उसे बार बार मिलते हो। इमोशन और मीनिंग उसका एंकर है और स्लीप उसका साइलेंट बिल्डर। तो अगर तुम्हें कुछ हमेशा के लिए याद रखना है, फॉर्मूला है रिपीट स्मार्टली, कनेक्ट इमोशनली और रीसेट प्रॉपर्ली। इन्फॉर्मेशन बिकम नॉलेज ओनली व्हेन रिपीटेशन मीट्स मीनिंग। नंबर 7, स्लीप। स्लीप वेल, थिंक वेल। इमेजिन करो तुम पूरी रात जागे हो, कॉफी पी और सुबह टेस्ट देने गए। तुम्हें सब याद भी था, पर एग्जाम पेपर खोलते ही दिमाग ब्लैंक हो गया। ये होता है स्लीप डिप्रीवेशन का नतीजा। जॉन कहते हैं स्लीप लॉस इक्वल्स माइंड लॉस। यानी जब तुम्हारी नींद छिन जाती है, तुम्हारा सोचने, सीखने और याद रखने का सिस्टम बिगड़ जाता है। ब्रेन 24 आवर्स सिस्टम पे नहीं बल्कि एक रिदम पे चलता है, सर्केडियन रिदम। हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। यह रिदम हमारी स्लीप, अलर्टनेस और एनर्जी लेवल कंट्रोल करती है। इनके दौरान हम एक्टिव होते हैं और रात को ब्रेन रेस्ट मोड में चला जाता है। पर रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ब्रेन बंद हो जाता है। रात के दौरान ब्रेन एक्चुअली रिपेयर और रीऑर्गेनाइज करता है। जैसे एक ऑफिस जो रात के दौरान अपने फाइल शॉर्ट करता है, टैंक डिलीट करता है और डाटा सेव करता है। स्लीप के फेसेस, ब्रेन की नाइट ड्यूटी। स्लीप एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये स्टेज बाय स्टेज पूरी होती है। स्टेज 1 2 लाइट स्लीप, बॉडी रिलैक्स होती है। स्टेज 3 4 डीप स्लीप, फिजिकल रिपेयर और टिश्यू हीलिंग होती है। रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, ब्रेन एक्टिव होता है, ड्रीम्स आते हैं और मेमोरी कंसोलिडेशन होती है। जब हम रिम स्लीप मिस करते हैं, लर्निंग और क्रिएटिविटी दोनों सफर करते हैं। स्लीप के दौरान ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरीज को सॉर्ट करके लॉन्ग टर्म स्टोर करता है। स्लीप इक्वल्स मेमोरी का फैक्टर टाइम।
दिन भर हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और रात में उसे प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करता है। मान लो जैसे हमारे ब्रेन में एक डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों चलते हैं। दिन में एम्प्लॉयज डाटा कलेक्ट करते हैं और रात को क्लीनर्स और ऑर्गेनाइजर आके सब कुछ ठीक से फाइल करते हैं। अगर तुम सोते नहीं तो फाइल स्कैटर हो जाते हैं और अगले दिन फोकस, एनर्जी और लॉजिक सब कुछ क्रैश कर जाता है। यही रीजन है कि एक छोटी सी नैप भी ब्रेन को रिफ्रेश कर सकती है। तो वो मिनी वर्जन होता है इस फाइलिंग सिस्टम का। असल में हमारा ब्रेन नेचुरली मिड डे फील करता है लगभग दोपहर के 2-3 बजे के आसपास। ये एक सिग्नल है कि ब्रेन छोटी सी रेस्ट चाहता है। सिर्फ 20 मिनट की नैप लेने से कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी दोनों डबल हो सकते हैं। कंपनी जैसे गूगल और नासा ने भी नैप पैड्स इंट्रोड्यूस किया फॉर दिस रीजन, क्योंकि एक छोटी सी नैप परफॉर्मेंस बढ़ा देती है मोर देन अ कप ऑफ कॉफी। स्लीप डिप्रीवेशन, साइलेंट किलर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर तुम 20 से 24 घंटे तक नहीं सोए तो तुम्हारा ब्रेन एक ड्रिंक इंसान की तरह बिहेव करता है। रिएक्शन स्लो, जजमेंट वीक और मेमोरी ब्लड। स्लीप लॉस से क्रिएटिविटी गिरती है, डिसीजन मेकिंग पुअर होती है और मूड इजीली इरिटेट होने लगता है। लैक ऑफ स्लीप डज नॉट मेक यू टफ, इट मेक्स यू स्टूपिड। ये लाइन फनी लग सकती है पर साइंटिफिक लेवल पर 100% सच है। यू नो व्हाट इज ड्रीम्स? ड्रीम्स ब्रेन का एक क्रिएटिव प्लेग्राउंड है। ड्रीम्स सिर्फ रैंडम विजियो नहीं होते, वो एक्चुअली ब्रेन के एक्सपीरियंस होते हैं। REM स्लीप के दौरान ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है, क्रिएटिव आइडियाज टेस्ट करता है और इमोशंस प्रोसेस करता है। इस दौरान तुम कभी कभी क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच लेते हो, जैसे कोई इन्वेंटर या आर्टिस्ट सपने में इंस्पिरेशन पाता है। ड्रीम्स इज नॉट एस्केपिंग रियलिटी, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। अगर तुम कुछ नया सीख रहे हो तो बेस्ट तरीका है लर्न, स्लीप, रिकॉल, रिव्यू, स्लीप, रिटेन। नींद के बाद रिकॉल और रिटेंशन दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। सोचने, सीखने और याद रखने के लिए नींद लग्जरीज नहीं बल्कि जरूरत है। ब्रेन एक मशीन नहीं है जो 24 घंटे चले, ये एक लिविंग सिस्टम है जिसे हर रात रिचार्ज, रिपेयर और रीऑर्गेनाइज होना पड़ता है। स्लीप के बिना फोकस खत्म, मेमोरी वीक और इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। एक 20 मिनट नैप भी तुम्हारे ब्रेन को एक मनी रेस्ट देता है और पूरी नाइट स्लीप तुम्हारे दिमाग को अगले दिन के लिए शॉर्पन करता है। सच में स्लीप वेल, थिंक वेल, स्लीप लेस, फॉरगेट मोर। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये ब्रेन का रीसेट बटन है। नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। ये पार्ट इमोशनल और साइंटिफिक दोनों एंगल्स से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेस डिस्ट्रॉइंग लर्निंग, मेमोरी एंड फोकस। जॉन शुरू में ही एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देते हैं, जब कोई इंसान स्ट्रेस होता है तो वो स्मॉल डिसीजन नहीं ले सकता, और ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये बायोलॉजी है। ब्रेन के लिए स्ट्रेस एक सिग्नल है, डेंजर, और जब ब्रेन डेंजर डिटेक्ट करता है तो वो लर्निंग, लॉजिक और क्रिएटिविटी सब बंद करके सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसलिए जॉन कहते हैं, यू कांट लर्न इफ यू फील अनसेफ। स्ट्रेस क्या है, इसे हम अलग अलग 6 पार्ट्स में समझते हैं। नंबर 1 है स्ट्रेस का नेचर, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। थोड़ा स्ट्रेस एक्चुअली हेल्पफुल होता है, जैसे एग्जाम से पहले थोड़ा नर्वसनेस तुम्हें फोकस करने पे ट्रिगर करता है। ये शॉर्ट टर्म या एक्यूट स्ट्रेस है। टाइम बॉडी एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल रिलीज करता है। ये हार्मोन्स तुम्हें अलर्ट मोड में डालते हैं, एनर्जी देते हैं और टेम्पररी परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस बार बार या कॉन्टिन्यूअसली होता है, जैसे फाइनेंशियल टेंशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट या पर्सनल ट्रॉमा, तो बॉडी क्रोनिक स्ट्रेस में चली जाती है। अब कोर्टिसोल लेवल कंटिन्यूअसली हाई रहता है और ये ब्रेन के लिए पॉइजन बन जाता है। नंबर 2, क्रोनिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी और लर्निंग कंट्रोल करता है। नॉर्मल कंडीशन में हिप्पोकैम्पस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके स्टोर करता है, लेकिन जब कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो ये हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स को डायरेक्टली डैमेज करता है। इसका रिजल्ट मेमोरी रिकॉल वीक हो जाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं होते, अटेंशन शॉर्ट हो जाता है। जॉन कहते हैं, द मोर स्ट्रेस द लेस यू रिमेंबर। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। MRI स्कैन में क्रोनिक स्ट्रेस से हिप्पोकैम्पस फिजिकली श्रिंक होता देखा गया है। नंबर 3, एमिगडाला वर्सेस हिप्पोकैम्पस, इमोशनल वार। जब स्ट्रेस ट्रिगर होता है तो ब्रेन का इमोशनल सेंटर एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला का काम है डेंजर डिटेक्ट करना। जब ये डेंजर डिटेक्ट कर लेता है तो ब्रेन को फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। उस टाइम ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि मैं किस तरह अलाइव हो रहा हूँ, कैसे जीऊँ, मुझे जिंदा रहना है। और हिप्पोकैम्पस जो सीखने और सोचने में हेल्प करता है, ये इस टाइम बैकग्राउंड में चला जाता है। इसलिए जब तुम बहुत घबराए हुए होते हो तो एग्जाम में या प्रेजेंटेशन में सब याद किया हुआ भी भूल जाते हो। एमिगडाला ने सिस्टम हाईजैक कर लिया। जॉन ने इसे एमिगडाला हाईजैक नाम दिया। नंबर 4, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का रियल इफेक्ट्स। क्रोनिक स्ट्रेस सिर्फ लर्निंग को नहीं, पर्सनैलिटी और बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। लोग ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, इरिटेबल और इंटेंसिव बन जाते हैं, इमोशनल कंट्रोल लूज कर देते हैं। बच्चों के केस में तो ये और भी डेंजरस है, जो स्टूडेंट्स अब्यूसिव या हाई स्ट्रेस होम में रहते हैं। उनका ब्रेन लर्निंग के लिए प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, फोकस और मेमोरी दोनों में प्रॉब्लम होती है। उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में रहता है। नंबर 5, सोल्यूशन, काम ब्रेन लर्न बेटर। जॉन कहते हैं कि ब्रेन्स लर्न बेस्ट इन लो स्ट्रेस।
इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट्स। अगर तुम्हारा दिमाग रिलैक्स्ड है, हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों एक्टिव रहते हैं, लर्निंग फास्ट होती है, क्रिएटिविटी ओपन होती है और रिकॉल स्ट्रांग होती है। स्ट्रेस से बचने का बेस्ट तरीका है, वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कोर्टिसोल लेवल कम करता है, डोपामाइन बढ़ाता है। स्लीप, ये ब्रेन को रीसेट करता है और स्ट्रेस हार्मोन फ्लश करता है। 3 माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, ये दोनों एमिगडाला को काम करते हैं और फोकस रेस्टोर करते हैं। 4 पॉजिटिव सोशल सपोर्ट, सेफ रिलेशनशिप स्ट्रेस शील्ड की तरह काम करते हैं। इमोशनल सेफ्टी इक्वल्स लर्निंग पावर, क्लासरूम हो, वर्क प्लेस या फैमिली। अगर एनवायरनमेंट फियर बेस्ड है, ब्रेन बंद हो जाता है। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, ब्रेन ब्लूम करता है। John said, "We must eliminate fear before we can expect the brain to learn freely." स्ट्रेस शॉर्ट टर्म में बूस्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रेन के न्यूरॉन्स तोड़ देता है। एमिगडाला यानी कि फेयर सेंटर ओवर एक्टिव होता है। हिप्पोकैम्पस यानी कि लर्निंग सेंटर शट डाउन हो जाता है। रिजल्ट, मेमोरी, फोकस और लॉजिक सब वीक। काम, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ही लर्निंग को ग्रो करता है। नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारा ब्रेन कभी भी सिर्फ एक सेंसेस के थ्रू काम नहीं करता। ये एक ही टाइम पे मल्टीपल सेंसेस जैसे देखना, सुनना, महसूस करना या स्मेल करना सबको मिला के एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो ब्रेन अलग अलग सेंसेस से आई हुई इंफॉर्मेशन को मिक्स करके समझता है और इसलिए वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है। सोचो, जब तुम मूवी देखते हो, तुम सिर्फ स्क्रीन नहीं देखते, तुम बैकग्राउंड म्यूजिक महसूस करते हो, इमोशंस फील करते हो, यहाँ तक कि पॉपकॉर्न की स्मेल भी याद रहती है। ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाते हैं। इसलिए लर्निंग तब बेस्ट होती है जब मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं। जैसे अगर टीचर विजन, साउंड, जेस्चर और इमोशंस के साथ सिखाए तो स्टूडेंट्स को ज्यादा देर तक याद रहता है। इन सारी सेंसेस में सबसे पावरफुल सेंस है विजन। हमारी आंखें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है मेमोरी को। हम विजन्स को वर्ड से कहीं गुना ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन या लेसन्स में पिक्चर या डायग्राम ऐड करने से अंडरस्टैंडिंग इंस्टेंटली इंप्रूव होती है। और स्मेल भी एक स्पेशल रोल प्ले करता है क्योंकि स्मेल ब्रेन के इमोशनल और मेमोरी पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। एक छोटी सी खुशबू भी पुरानी यादों को वापस ला सकता है। जॉन कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ सीखना या समझना है तो ज्यादा सेंसेस इवॉल्व करो। जब हमारी आईज, ईयर्स, इमोशंस और टच एक साथ काम करते हैं तब ब्रेन इन्फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। जब सारे सेंसेस मिलकर काम करते हैं तब लर्निंग नेचुरल, इमोशनल और अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। नंबर 10 इज विजन। हमारे ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल सेंस है विजन। जॉन कहते हैं विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मतलब अगर हम कुछ देख लेते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में बाकी सब सेंसेस से ज्यादा गहरा इंप्रेशन छोड़ता है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा विजन को प्रोसेस करने में लगता है और इसी वजह से हम नेचुरली विजुअल लर्नर्स है। अगर तुम किसी चीज के बारे में सिर्फ सुनते हो तो 3 दिन बाद सिर्फ 10% याद रहता है, लेकिन अगर उस चीज के साथ इमेज भी दिखाई जाए तो मेमोरी 65% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है हमारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने और याद रखने के लिए भी डिजाइन हुई है। ब्रेन इमेजेस को वर्ड से अलग तरीके से प्रोसेस करता है। पहले हम देखते हैं शेप, कलर, मूवमेंट, फिर ब्रेन उस इमेज को मीनिंग देता है। इस प्रोसेस में हमारी विजुअल कॉर्टेक्स और मेमोरी सिस्टम मिलकर काम करते हैं। इसलिए पिक्चर्स, वीडियोस, डायग्राम्स या कोई विजुअल सेंस हमारे माइंड में कहानी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर तुम टीचिंग, कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो विजन्स को यूज करो। सिर्फ टेक्स्ट या लेक्चर से ब्रेन जल्दी बोर होता है, लेकिन अगर तुम विजुअल एलिमेंट्स ऐड कर दो तो अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों बूस्ट होते हैं। इन शॉर्ट, विजन हमारे ब्रेन का फास्टेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन चैनल है। हम जो देखते हैं वो हमारी सोच, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए अगर तुम्हें किसी आइडिया को यादगार बनाना है तो उसे विजुअल बना दो। नंबर 11, जेंडर। मेन्स एंड वुमेन्स ब्रेन्स आर डिफरेंट बट नॉट इन द वे मोस्ट पीपल थिंक। मर्दों और औरतों का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है। दोनों के ब्रेन का डिजाइन और इमोशनल प्रोसेसिंग थोड़ा अलग होता है, जो उनके बिहेवियर और थिंकिंग स्टाइल को इफेक्ट करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग मेल ब्रेन ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, मतलब वो पैटर्न, स्ट्रक्चर और लॉजिकल सिस्टम को समझने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फीमेल ब्रेन ज्यादा एम्पैथी ओरिएंटेड होता है, वो इमोशनल ट्यून और ह्यूमन रिलेशनशिप को डीपली समझ सकती है। इसलिए मैन जनरली स्पेशल टास्क लाइक डायरेक्शन, मैप्स और मैकेनिकल में थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, जबकि वुमेन कम्युनिकेशन और इमोशनल रीडिंग में एक्सेल करती है। जॉन कहते हैं स्ट्रेस अलग तरीके से दोनों को इम्पैक्ट करता है। मेन अंडर स्ट्रेस यूजुअली विथड्रॉ और फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जबकि वुमेन कनेक्ट और टॉक टू रिड्यूस स्ट्रेस। ये डिफरेंस ब्रेन की केमिस्ट्री और हार्मोन लेवल्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल की वजह से आता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सब जनरल टेंडेंसी है, हर इंसान यूनिक होता है। ब्रेन स्ट्रक्चर और अपब्रिंगिंग दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई कैसे सोचेगा, कैसे फील करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। जेंडर डिफरेंस कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक बैलेंस है। जब दोनों सोचने के अलग तरीके मिलते हैं तब क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ जाते हैं। The last part of this video is exploration.
एक्सप्लोरेशन हमारे ब्रेन का सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब से हम पैदा होते हैं तभी से हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। हमारा ब्रेन चीजों को सीखने और खोजने के लिए प्रोग्राम्ड है। एक बेबी जब दुनिया में आता है तो वो चीजों को मुंह में डालता है, इधर उधर करके एक्सप्लोर करता है। वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता है, वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा होता है। और यही ह्यूमन लर्निंग का असल फाउंडेशन है। हमारा ब्रेन एक क्यूरियोसिटी मशीन है। जब हम नए क्वेश्चंस पूछते हैं, नए एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आते हैं, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। यही प्रोसेस क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों को ग्रो करता है। एक्सप्लोरेशन सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, ये मेंटल भी है। नए आइडियाज सोचना, एक्सपेरिमेंट करना या कुछ नया समझने की कोशिश करना। जब हम कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और ये केमिकल हमें मोटिवेशन देता है और हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आखिर में जॉन कहते हैं कि स्कूल और वर्क प्लेस को ऐसे डिजाइन होना चाहिए जहां लोग एक्सपेरिमेंट करके सीखे और गलतियां करने से ना डरे, क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रायल और एरर से ही सबसे ज्यादा डेवलप होता है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं हम सिर्फ नॉलेज नहीं बनाते, हम अपनी आइडेंटिटी और क्रिएटिविटी दोनों को एक्सपेंड करते हैं। इन शॉर्ट, एक्सप्लोरेशन इज द हार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। हमारी ग्रोथ, लर्निंग और इन्वेंशन सब इसी नेचर क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। जितना ज्यादा हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही हम खुद को समझते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही नॉलेज मिलती रहेगी। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और बनिए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स।